तो योगेन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने तो जातिवार जनगणना को एक तरह से मृत घोषित कर दिया है। तो अब सचमुच में इस जनगणना का कोई महत्व नहीं रह गया है? जनगणना का महत्व नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस जनगणना में जो एक विशेष बात होनी थी, यानी कि जातिवार जनगणना, जी। उसका तो आप समझिए इतिश्री हो गई है, वो तो समाप्त हो गई है। और हमेशा दुनिया में जब ऐसे खेल किए जाते हैं तो तकनीकी चीजों के सहारे किए जाते हैं, किसी तकनीकी चीज की आड़ में इस तरह के खेल खेले जाते हैं। देखिए, आप याद रखिए, इसको संदर्भ में देखिए। मोदी सरकार, बीजेपी जातिवार जनगणना के खिलाफ थी, कह चुकी थी कि ये तो अराजक लोगों का विचार है, देश तोड़ने वाले लोगों का विचार है। लेकिन जब उस पर दबाव पड़ा, खासतौर पर ओबीसी समुदाय के तरफ से जब दबाव बनना शुरू हुआ, तो वो दबाव पिछले साल एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा जब अप्रैल 2025 में सरकार को अचानक, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, अचानक सरकार ने घोषणा की कि जातिवार जनगणना होगी। ठीक है भाई, अब आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद कहा, देखा, ये विपक्षियों का जो तीर था वो अब बीजेपी ने अपने तरकश में रख लिया। ठीक है भाई, अधिकार है किसी भी सरकार का, अगर वो मान जाए ऐसी बात को तो। लेकिन पहले दिन से हम जैसे तमाम लोगों के मन में शक था कि करेंगे नहीं, कह तो रहे हैं करेंगे नहीं। लेकिन आप कैसे इस बात को अपनी तरफ से माने? पिछली बार, पिछले साल जब जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ, पहला चरण होता है जिसको हाउस होल्ड लिस्टिंग कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों के बारे में नहीं लिखा जाता, केवल परिवार के कुछ एट्रीब्यूट्स नोट किए जाते हैं। वो जब हुआ, उसमें एससी एसटी और अन्य का कॉलम आया, तब हमारा माथा पहली बार ठनका कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन सरकार ने कहा, अरे भाई आप इंतजार कीजिए, हाउस होल्ड लिस्टिंग है, अभी तो प्रॉपर वाला आया नहीं है, जब तक आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और देश के गृह मंत्री ने बाकायदा संसद में आश्वासन दिया कि आप बिना बात के हल्ला कर रहे हैं, बिल्कुल होगी, जातिवार जनगणना होगी, कोई प्रश्न ही नहीं होता न होने का, इत्यादि, वो सब हो गया। लेकिन हमारे मन में यह संदेह था कि कुछ ना कुछ खेल होने वाला है, और जिसका डर था एग्जैक्टली वही हुआ। और जो मुझ जैसे लोग पहले से बता भी रहे थे कि पेंच अगर खेला जाएगा तो ये वाली गुगली आएगी, और एग्जैक्टली वही वाली गुगली आई है। वो गुगली क्या है मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा पेंच वाला मामला है और आसानी से समझ नहीं आता है। जिन भी लोगों ने अपना बीए एमए करते वक्त सर्वे रिसर्च कभी भी किया हो, तो वो जानते हैं सर्वे रिसर्च में दो तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड सवाल, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड या क्लोज्ड एंडेड सवाल। यानी कि एक सवाल जिसमें मल्टीपल चॉइस पहले से दिया होता है, दूसरा सवाल जिसमें केवल लिखा जाता है कि उत्तर लिखिए। और सर्वे में हमेशा बताया जाता है कि अगर आप 10-15 लोगों से बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुल के उनकी पूरी कविता लिखिए, कहानी लिखिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए। लेकिन अगर आप बड़ी संख्या में लोगों से बात कर रहे हैं तो हमेशा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जिसमें मल्टीपल चॉइस पहले से दिया हो, वो प्रश्न है आपको ठीक उत्तर लेके आएगा। अगर आप ओपन एंडेड लिखना शुरू करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और वो क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आपने 10,000 लोगों से बात की, 10,000 लोगों की आपने लिखनी शुरू की, बाद में आप आ तो गए, 10,000 लोगों की कहानी आपने पढ़नी शुरू कर दी, उसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे? तो हमेशा इसका अनुभव यही रहा है कि जब भी ओपन एंडेड सवाल पूछे जाते हैं, उससे अंत में बहुत कम हाथ में निकलता है। ये तो मैंने आपको 10 और 10,000 की बात कही। अब आप समझिए, आप 140 करोड़ लोगों का सर्वे कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं आपकी जाति क्या है। इसके दो अलग तरीके हैं। एक है ऑब्जेक्टिव चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप चॉइसेस, जिसमें आप जाके पूछेंगे, अच्छा मुकेश जी आपके घर आए हैं, आप बताइए आप एससी एसटी ओबीसी जनरल इन चार में से क्या है? मानिए आपने कहा जनरल, मेरे घर आए, मान लिए मैंने कहा ओबीसी, तो फिर मुझसे कहा जाएगा अच्छा ओबीसी, अच्छा ओबीसी की ये लिस्ट है, हरियाणा की ओबीसी की ये लिस्ट है, इसमें आप कहाँ हैं? तो मैं कहूंगा यादव। तो वो कहेंगे अच्छा वही जिसमें यादव, अहीर, राव, ये सब उसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं ना, तो इस पे है, मैं कहूंगा हाँ, तो मेरा नाम उसमें दर्ज हो जाएगा।
जैसे ही ये दर्ज हुआ, कंप्यूटर में क्लासिफाई हो गया। अगले दिन सुबह कंप्यूटर एनालिसिस बता सकता है हरियाणा में कितने यादव हैं, जो अपने आप को राव भी लिखते हैं, जो अपने आप को, कुछ लोग चौधरी भी लिखते हैं, कुछ लोग अपने गोत्र के नाम का व्यवहार करते हैं। लेकिन वो कह दिया जाएगा ये जो हरियाणा की ओबीसी लिस्ट का जो 4 नंबर आइटम है उसको बिलोंग करते हैं कैटेगरी, दनादन एकदम कैलकुलेशन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि वो मेरे घर आए, मुझसे पूछें कि भाई क्या आपका नाम है, आपकी जाति का नाम क्या है। मैं कहूं यादव, यादव लिख लेंगे। मेरा पड़ोसी जो मेरा रिश्तेदार है वो कहेगा राव। सच बात यह है कि मेरे पिताजी यादव लिखते थे और मेरे ताऊ जी राव लिखते थे, बिल्कुल मेरे अपने परिवार का बता रहा हूं आपको। तो उनका राव लिखा जाएगा। तीसरे किसी घर में जाएंगे, कहेंगे भाई हम तो अहीर हैं, तो उनका अहीर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अहीर के 5-7 स्पेलिंग आ जाएंगे। यही नहीं, कई लोग अपने गोत्र का नाम बताना शुरू करेंगे। तो एक ही गांव से वो 26 जातियों के नाम लेके जाएगा। उसको ये पता नहीं कि 26 जाति दरअसल एक का नाम है, इनमें आपस में शादी होती है तो रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। तो आ गई 26 जातियां आपको एक गांव से। अब ये केवल मैं अनुमानित चीज नहीं बता रहा, इस 26 को जाके फिर आपको बैठ के विश्लेषण करेंगे। ये तो एक गांव से 26 मिली, आप पूरे देश का जब देखेंगे आपको लाखों मिल जाएंगी। अब ये मैं हवाई बातें नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुकेश जी 2016 2011 में एग्जैक्टली यही खेल इस देश में हो चुका है। एग्जैक्टली यही गलती की गई थी। वो क्यों की गई थी, किसने की थी, क्या खेल था, उसके बारे में एक लंबी किताब है, रीना विद्याथली ने एक किताब लिखी है पूरा विश्लेषण करते हुए कि सन 2011 में कैसे इस देश की राजनीतिक सहमति के बावजूद कास्ट सेंसस को खत्म किया गया था। उनका कहना है ब्यूरोक्रेटिक डिफ्लेक्शन, यानी कि जो नौकरशाही में अगड़ी जातियों का वर्चस्व है, जो कि चाहते थे कि ऐसी कोई चीज ना हो, उन्होंने संसद के सर्वमान्य विचार को खत्म कर दिया अपने ब्यूरोक्रेटिक खेल करके, दांव पेच के जरिए। तो 2011 में संसद में सहमति बनी थी कि भाई हम करेंगे, और उस वक्त बीजेपी ने भी कहा था। संसद में बहस हुई थी, माननीय शरद यादव जी ने उसको लीड किया था, और पूरे संसद के दोनों पक्षों की सहमति बन गई थी कि हाँ भाई जातिवार जनगणना बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद सरकार ने कहा कि हाँ हम करेंगे। उसके बाद खेल शुरू हुए, संसद की सर्वमान्य राय के बाद खेल शुरू हुए। पहले कहा गया कि अच्छा इसको सेंसस के साथ करवाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरा हम सर्वे करवा देते हैं, सेंसस पे बोझ खामखा क्यों डाल रहे हैं, ऐसा तर्क दिया गया। और कहा गया कि एक अलग से सर्वे करवा लेते हैं, एसईसीसी जिसका आपने जिक्र किया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, अलग कर दिया सेंसस से। दूसरा यही खेल हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। कहा हर गांव हर घर में जाके हम पूछ लेंगे आप अपनी जाति का नाम बताइए, जाति का नाम लिख लेंगे, वापस दफ्तर में आके हम उसकी कैटेगरी बना लेंगे। हुआ क्या, देश में 47 लाख जातियों के नाम आ गए, व्यक्तियों के नहीं। 140 करोड़ उस जमाने में कम हुआ करते थे, लेकिन इतने करोड़ लोगों ने जातियों के नाम दिए तो 100 कोई 47 लाख 46,70,000 जातियों के नाम आ गए। अब आप लेके कर लीजिए उसका विश्लेषण। सालों साल बैठी रही कमेटियां उसकी, और अंत में जब कमेटियों ने कहा कि हमने 97% नामों का तो विश्लेषण कर लिया है, 3% अभी भी बाकी, ये 2016 या 17 की बात थी, तब मोदी सरकार ने कहा कि ना छोड़ो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तो देश में संसद की राय भी बन गई, हो भी गया, और कुछ नहीं निकला। एग्जैक्टली यही खेल इस बार किया जा रहा है। और अब मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये संदेह के आधार पे नहीं कह रहा हूं, अब हमें पक्का पता लग गया है। क्योंकि सेंसस ने, जैसे मैंने कहा, पहली स्टेज के उसमें तो हमारे को संदेह था, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पहली स्टेज में हाउस होल्ड लिस्टिंग होती है। सरकार ने कहा बाद में बदल लेंगे, क्या इसमें बड़ी बात है, ठीक है भाई, संभव तो है। लेकिन अब सरकार ने एक्चुअल सेंसस के प्रश्न, सेंसस का जो स्टेज 2 होता है, जिसमें हर व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, घर में कितने बच्चे हैं, किस बच्चे की कितनी आयु है, किसका लिंग क्या है, किसकी शिक्षा क्या है, हर व्यक्ति की एन्यूमरेशन किया जाता है। उस स्टेज के प्रश्न अब सरकार ने सार्वजनिक कर दिए हैं, और उससे स्पष्ट है कि आपसे अब जाति का सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति आपके घर आएगा और आपको कहेगा
कि क्या आप SC ST हैं या कि नहीं। आप कहेंगे नहीं है, मैं भी कहूंगा नहीं। उसके बाद हमसे कहा जाएगा आप अपनी जाति का नाम बताएं। अब जाति का नाम देने में हिंदुस्तान में अधिकांश लोग अपना सरनेम देते हैं। सरनेम जो कि जाति से अलग होता है ना। एक ही सरनेम, एक ही जाति के 50 सरनेम हो सकते हैं, उपजातियां हो सकती हैं, है ना, तमाम होते हैं। तो वो लेके चला जाएगा और साल भर के बाद सरकार कहेगी विश्लेषण चल रहा है, हमें बहुत आंकड़े आए हैं, विश्लेषण चल रहा है। 2 साल बाद खबर आएगी लेकिन आंकड़ों की क्वालिटी में गड़बड़ है। गड़बड़ तो होगी क्योंकि आपने डिजाइन ही इस तरह से किया है गड़बड़ के लिए। और फिर उसके बाद में कहा जाएगा कि एक्सपर्ट कमेटी इसके ऊपर मत्थापच्ची कर रही है, इसमें 1-2 साल और लगेंगे। और फिर अंत में बताया जाएगा ये असंभव काम है भाई, हमारे बस का नहीं है, छोड़ दो। तो मोदी जी अपने OBC के वोटर को कहेंगे देखो हमने कोशिश पूरी की भाई, अब क्या करें, देखो काम ही ऐसा था, हो नहीं सकता। और अपने जो अगड़ी जाति का जो उनका कोर वोट बैंक है, पता नहीं क्यों हम बीजेपी के बारे में वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, बाकी सब वोट बैंक दिखाई देते हैं, इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक किसी को दिखाई नहीं। अपने वोट बैंक को कहेंगे देखा, कर दिया सूट, चिंता मत करो, मैंने कहा था सेटिंग कर देंगे, तुम काहे को चिंता करते हो, नहीं होने देंगे हम। ये खेल हुआ है इस वक्त। और इसलिए मैं कहता हूं कि जातिवार जनगणना की का अंत हो गया है। जनगणना का महत्व नहीं है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें पता लगेगा देश की कितनी जनसंख्या है, और जनगणना से जो 25-30 चीजें हमें सामान्यतः पता लगती हैं वो सब पता लगेंगी। लेकिन जो एक बहुत बड़ी उम्मीद लगी थी कि आपको जो 25-30 चीजें जनसंख्या के बारे में पता लगती हैं, उसकी जेंडर, उसका एज, उसकी एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, फैमिली की एसेट्स,